नमस्कार जी। सरसों में लगने वाला एक खतरनाक खरपतवार ओरोबंकी, जिसको ब्रूम रेप या कुछ लोग मरगोजा के नाम से भी जानते हैं, इसकी वजह से सरसों में 35 से 40% नुकसान हो जाता है। यानी कि आपने सरसों में सब कुछ ठीक किया है, सब चीज़ें परफेक्ट की हैं, उसके बावजूद यदि आपके खेत में ओरोबंकी का इन्फेस्टेशन है तो आपके जहाँ 100 क्विंटल सरसों पैदा होनी थी वहाँ 65 से 70 क्विंटल सरसों ही पैदा होगी। और ओरोबंकी का प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे बहुत तगड़ा अभी तक इलाज भी नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये ओरोबंकी चीज़ क्या है और क्यों इसका अभी तक इतना प्रभावी इलाज नहीं है। और तीसरी चीज़ पे हम बात करेंगे कि जो इसके छुटपुट इलाज हैं या जो काम अभी तक हुए हैं वो उनकी क्या पोजीशन है और किसान के ये प्रॉब्लम है तो वो क्या करे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक खरपतवार क्या है। मैं इस चीज़ पे इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इस खरपतवार की जानकारी होना ही इसका इलाज है। तो ये जो ब्रूम रेप या जो ओरोबंकी है ये टोटल रूट पैरासाइट है सरसों का, यानी कि ये पूरी तरह से सरसों की जड़ के ऊपर निर्भर है। ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, इसमें हरा भाग नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से सरसों की जड़ के ऊपर ही डिपेंड है और ये पूरे जीवन में अपने उसी से न्यूट्रिएंट लेता रहता है और सरसों के पौधे को कमज़ोर करता रहता है। तो इसलिए आप जो सरसों में जो मटेरियल दे रहे हो उसको ये पूरे सीजन में चूसता रहेगा। पूरी तरह से सरसों के ऊपर ये परजीवी है, जड़ के ऊपर परजीवी है। और एक्चुअली क्या है कि जब आप सरसों की बुआई करते हो और इसका बीज आपके खेत में है तो सरसों की जड़ों से कुछ एक्सुडेट्स, कुछ ऐसे ये मान लो समझ लो कुछ केमिकल ऐसा निकलता है, उसकी वजह से इसका बीज सरसों की जड़ के 1-8 सेंटीमीटर दूरी पे है तो वो बीज इसका ओरोबंकी का बीज उग जाता है और फिर वो हाउसटोरियम छोड़ के सरसों की जड़ के अंदर अपना मतलब ये समझो आप जड़ घुसा देता है और पूरे सीजन में वो सरसों के ऊपर ही डिपेंड रहता है। इसको कंट्रोल करना क्यों मुश्किल है, क्यों अब तक इसका प्रभावी इलाज नहीं है, उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये अंडरग्राउंड रहता है शुरू के अंदर, तो क्योंकि ये ज़मीन के जड़ के पास में ये जर्मिनेट करेगा, अंडरग्राउंड ही रहता है एक बात। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में सीड प्रोडक्शन करता है। एक पौधा आपका 3000 से लेके 2 लाख तक बीज पैदा कर सकता है और वो बीज इतना छोटा है जैसे आपके मतलब मिट्टी के कण जैसा, तो वो आसानी से डिस्पर्स हो सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह से बहुत आसानी से फैल सकता है। पानी से चला जाएगा, हवा से चला जाएगा, मशीनरी से चला जाएगा, बीज के साथ बीज आ सकता है। क्योंकि कई बार क्या है कि 2 फीट प्लस भी हाइट ले जाता है ओरोबंकी, तो सरसों के साथ बीज में भी चला जाता है। और भी बहुत मैकेनिज्म है जिससे ये फैलता बहुत जल्दी है एक जगह से दूसरे। और सबसे बुरी बात, इसके बीज की वाइबिलिटी या लॉन्जिविटी बहुत लंबे टाइम तक रहती है। आज आपके सरसों के खेत में ओरोबंकी का सीड आ गया तो आपने सरसों नहीं भी बोई है तो अगले 10-12 साल तक वो बीज ओरोबंकी का सरसों के फील्ड के अंदर जिंदा रह सकता है। तो ये बड़ी बुरी चीज़ है इसके साथ में कि आपने 3-4 साल का, यदि जैसे कहा जाता है कि क्रॉप रोटेशन अपनाओ, तो यदि 3-4 साल आपने सरसों नहीं की उसके बाद भी सरसों करोगे तो ये हो सकता है आपके ओरोबंकी का इन्फेस्टेशन आ जाए, क्योंकि 10-12 साल तक इसका बीज आपके ज़मीन के अंदर जिंदा रहेगा। और एक सबसे बुरी बात कि ये है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, हरा भाग इसके अंदर नहीं रहता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और ज़्यादातर जो हर्बिसाइड हैं वो फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, यानी जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में, उसको रोकती हैं ज़्यादातर हर्बिसाइड। मतलब वो मोड ऑफ एक्शन होता है, अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, तो वो फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है तो रोकेगा क्या, तो हर्बिसाइड वैसे काम नहीं करते ज़्यादातर। और यदि प्री इमर्जेंस यानी बुआई के 2 दिनों के भीतर वाले हर्बिसाइड की बात करें, चाहे आप पेंडा कर लो चाहे और कोई हर्बिसाइड करो, तो वो जब तक आपके प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जब तक 20-30 दिन तक ज़्यादातर इफेक्टिव होती है मोस्ट ऑफ केस में, तो 20-30 दिन तक तो इसका ज़्यादा असर होता ही नहीं है, उसके बाद ही असली असर होता है। तो प्री इमरजेंस भी ज़्यादा काम नहीं करते। तो समझा आपने कि भाई प्रैक्टिकली इस खरपतवार को कंट्रोल करना उतना आसान काम नहीं है। तो अभी तक क्या इस पे काम हुआ और क्या किसान के लिए रिकमेंडेशन आती है? तो अभी तक जैसे छुटपुट बहुत काम हुए हैं, बहुत काम हुआ है इस पर, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम है।
अच्छा, कुछ इसके ऊपर मिथ भी हैं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। पहले कुछ लोग कहते थे कि भाई बालू ज़मीन में ही होता है, मतलब भारी ज़मीन में नहीं होता है। तो ये भारी ज़मीन में भी होता है, हल्की में भी होता है। जैसे मैं जब 2018 से मैं कह रहा हूँ कोटा डिवीजन में कि यहाँ औरबंकी है, तो शुरू में एक आध साल तो लोगों ने मेरे को सीरियस नहीं लिया कि भाई औरबंकी कहाँ है। यहाँ तो कोटा डिवीजन में जो सेंट्रल जोन में आता है, राजस्थान का कोटा डिवीजन, इसमें तो बहुत भारी ज़मीन है, इसमें औरबंकी नहीं आता है। ये तो आपके उधर शेखावटी की प्रॉब्लम है, राजस्थान का जो उधर वाला जो हरियाणा टच होता है उस एरिया की प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती। फिर लोगों ने जब देखा कि नहीं भाई यहाँ भी आता है, तो ये सॉइल टाइप वाला कोई इशू नहीं है, कैसे भी ज़मीन हो ये आ सकता है। लेकिन एक बात है, जो ज़्यादा जिन सॉइल्स की फर्टिलिटी कमज़ोर है या जो कमज़ोर ज़मीनें हैं, जहाँ पानी की उपलब्धता कम है, रेनफेड सिचुएशन है, वहाँ ये ज़्यादा आता है। जहाँ थोड़ी ज़मीनों में जान है और पानी खूब मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ इसका इन्फेस्टेशन थोड़ा इसका कम रहता है। और जहाँ तक इलाज की अपन बात करें तो जैसे कुछ आप कहीं कहीं सुनोगे कि जैसे केरोसिन की रिकमेंडेशन, भाई केरोसिन का स्प्रे कर दो, कोई कहता है सोयाबीन के ऑयल का रिकमेंडेशन, और रिसर्च भी हुआ है केरोसिन पे, सोयाबीन ऑयल पे। तो पर ये कोई बहुत इनके कंसिस्टेंस रिजल्ट नहीं है कि भाई सोयाबीन का ऑयल या केरोसिन से ये कम्प्लीटली इसका इलाज हो जाएगा। इस पे जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे काम हुआ है वो चीज़ है कि ग्लाइफोसेट एप्लीकेशन का है। ग्लाइफोसेट समझ रहे हो आप, जिससे सब कुछ मर जाता है, उसकी बहुत लोअर डोज का रिकमेंडेशन है। जैसे स्क्रीन पे आप कुछ पेपर देखोगे तो उसमें ये है कि ये 25 डेज की जब आपकी मस्टर्ड की क्रॉप होती है, तब 25-30 डेज की जब मस्टर्ड की क्रॉप होती है, तब 25 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से ग्लाइफोसेट है। और फिर यदि और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप 50-60 दिन की जब आपकी मस्टर्ड की क्रॉप होती है, तब 50 ग्राम या 50 ग्राम से तो फाइटोटॉक्सिसिटी आ जाती है, लेकिन 25 ग्राम फिर आप वही ग्लाइफोसेट का स्प्रे आप कर सकते हो। लेकिन अभी तक जैसे ये मतलब रिसर्च हुए हैं, ट्रायल हुए हैं, लेकिन फार्मर लेवल पे ये रिकमेंडेशन पता कि मैंने तो किसी पैकेज में पढ़ा नहीं है। मैंने पीओ में भी देखा था, उसके में भी नहीं है। मतलब ज़्यादा काम हुआ है हरियाणा में, इस पर ज़्यादा काम हुआ है। हरियाणा में काफ़ी समस्या आई, और हमारा जो हरियाणा का एरिया लगता है, स्पेशली मेरा डिस्ट्रिक्ट, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस एरिया में जो पैकेज जोन की पैकेज बनती है, उसमें तो अभी तक ये रिकमेंडेशन आई नहीं है। और उसका भी कारण है, इसलिए नहीं आएगी कि ग्लाइफोसेट क्या है कि ये नॉन सेलेक्टिव है, ये सरसों के भी चिपका सकता है, सरसों पे इसकी फाइटोटॉक्सिसिटी भी आती है। तो इसलिए ग्लाइफोसेट की रिकमेंडेशन इसलिए दी नहीं जा रही है कि भाई फार्मर है तो मतलब गलती से थोड़ी सी ज़्यादा डोज चली गई है तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन काफ़ी पेपर हुए हैं, तो मरता क्या नहीं करता, कुछ लोग इसका ट्राई भी किया भी है, लेकिन इसकी फाइटोटॉक्सिसिटी आती है। तो यदि पूरी बात को अपन समराइज करें तो ये सरसों की जड़ पे पूरी तरह से परजीवी है, आने लग जाएगा तो प्रॉब्लम है, और इसका अभी तक बहुत प्रभावी इलाज भी नहीं है। ग्लाइफोसेट की रिकमेंडेशन के अच्छे रिजल्ट हैं पेपर में देखते हैं तो, लेकिन फार्मर लेवल पे अभी तक वो सजेस्ट चीज़ की नहीं जा रही है ज़्यादातर, क्योंकि उससे फाइटोटॉक्सिसिटी आ रही है। तो आप भी उसको ग्लाइफोसेट वाले को ना करें, पर वी होप वेरी शॉर्टली इसका कोई अच्छा इलाज आ जाएगा। इसका जो मैं समझ पा रहा हूँ, उसका जो अच्छा इलाज होगा वो होगा रेजिस्टेंस, यानी जो सरसों की वेराइटी इस टाइप की डेवलप की जाएगी कि उसके अंदर ये इसका औरबंकी का इन्फेस्टेशन हो नहीं, या फिर इसमें जैसे अभी तक किसी क्रॉप में कपास के अलावा अपने यहाँ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की परमिशन नहीं है, पर जेनेटिकली मॉडिफाई यदि सरसों को किया जाता है तो ये बड़ा आसान है कि यदि ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस सोयाबीन में मस्टर्ड में डेवलप कर दी तो ठीक है, ग्लाइफोसेट का अपन स्प्रे करेंगे तो वो एकदम सेफली है। पर अभी आप ग्लाइफोसेट का यदि करें तो भी किसी साइंटिस्ट के सुपरविजन में करें, अदरवाइज ग्लाइफोसेट वगैरह की एप्लीकेशन नहीं किए। अभी तक ये रिसर्च हुआ है, इसको और ज़्यादा अभी तक जैसे जोन वाइज जब रिकमेंडेशन जाती है तो उसको बहुत अच्छे से चारों खाना उसको देख ली जाती है बात को कि भाई किसान को कोई नुकसान नहीं हो जाए। तो अभी आप ग्लाइफोसेट वगैरह की एप्लीकेशन नहीं करें। यदि आपकी इसका प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप प्लीज़ उसमें क्रॉप रोटेशन, सरसों के जो भी दूसरे ऑप्शंस हैं सरसों के अलावा, तो उनके ऊपर जाएं, और 2-4 साल से सरसों करेंगे तो उतना हैवी लॉस इसमें सरसों में नहीं होगा। और दूसरा, जहाँ तक खरीफ वाली क्रॉप की बात है तो उसमें लेग्यूम्स जो दलहनी फसलें, स्पेशली तिल यदि आप लोगे तो उसमें थोड़ा अगले सीजन में सरसों में इसका असर कम आएगा। और यदि आपके पास धान का ऑप्शन है और धान यदि आप खरीफ में कर सकते हो तो फिर आपके सरसों में भी इसकी प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। तो ये तमाम इसकी जानकारियाँ थी। इसका सटीक जानकारी रखना ही किसान को मतलब इस खरपतवार से थोड़ा
रिलीफ दे सकता है। अभी तक इसके लिए बहुत प्रभावी अपने पास टेक्निक नहीं है, तो प्लीज़ इस वीड को समझें कि या कैसा इसका नेचर है, उसके अकॉर्डिंगली अपन काम करें। होप जल्दी इसका कोई अच्छा सॉल्यूशन आ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।